जगदीश स्वामीनाथन पर बात करने से पहले कलाकृतियों पर उनकी एक बहुत सार्थक और सटीक परिभाषा है। मैं चाहता हूँ उसको पढ़ लूँ। अगर एक कलाकृति को इस तरह से बनाया बरता जाता है मानो वह एक सूचना संचार का कम्युनिकेशन का काम कर रही हो और किन्हीं निर्धारित विचारों अनुभवों की संवाहक हो, तो फिर उसे कलाकृति के रूप में देखा ही नहीं जाना चाहिए। उसकी सार्थकता तो इसी में है कि उससे जो कुछ भी उद्भूत हो वह स्वयं उसी से निकला हो, उसी के विचार और अनुभव का अपना सृजन हो। मेरा लेख शुरू होता है। स्वामीनाथन की कला दृष्टियों में इतिहास संबंधी प्रश्न की खोज खबर करते हुए मैंने उनके बारे में कुछ अध्ययन करने का प्रयास किया। उनके चित्र देखे। उनके चित्रों में एक खास बात यह मुझे महसूस हुई कि उन्हें काफ़ी देर तक देखा जा सकता है। उन चित्रों को देखने में देखने की थकान नहीं है। यूं पहली दृष्टि में वे आसानी से समझ में आने वाले चित्र लगते हैं, पर उनमें एक अलग तरह का बोध है। उन चित्रों में बीतना अनुपस्थित है, यानी दृष्टा है, दृश्य है, पर बीतना नहीं है। और जहाँ बीतना ही नहीं है अर्थात समय की अनुपस्थिति है, वहाँ इतिहास संबंधी चिंतन कहाँ से होगा? यह बड़ा प्रश्न है, क्योंकि चित्र बनाने वाले के पास अपना एक इतिहास बोध है, उसकी अपनी एक स्मृति है, अपना जिया हुआ एक जीवन है और उस जीवन के आत्मसंघर्ष से उपजी अभिव्यक्ति का उद्दीपन है। चित्र अपने अस्तित्व में यूं ही नहीं आ जाता। उसे बनाने वाली दृष्टि ने जो कुछ देखा भोगा है वह उसके चित्रों में किस तरह से पहचाना जाए, यह भी एक नाजुक और थोड़ी सी भी चूक होने पर गलत व्याख्या हो जाने के भय से भरा प्रश्न है। ऐसे में मुझे अशोक वाजपेयी जी की एक कविता का सहज ही स्मरण हो आया, जो स्वामीनाथन ने उन्हें अपने चित्रों पर कुछ निबंध जैसा लिखने के लिए कहा था, और अशोक जी प्रयास करने के बाद भी उन चित्रों पर निबंध नहीं लिख सके थे। अशोक जी की कवि सामर्थ्य ने उन चित्रों पर एक कविता की रचना करवा दी थी, जिसे बाद में स्वामी जी ने पसंद किया था। इतिहास और समय के ऊपर बात करते हुए उस कविता की पंक्तियों का उल्लेख करना मौजूद हो जाता है। कविता का समापन अंश इस प्रकार है: गलियारों इतिहास के अरण्य रोदन, आशा और निराशा के स्थापत्य के पार। यह सिर्फ जगह है, यह समय नहीं है। यह मेरे लेख का शीर्षक भी है। यह सिर्फ जगह है, यह समय नहीं है। मुझे लगता है चित्रों के ऊपर इससे ज़्यादा मजबूत पंक्तियाँ क्या होगी। स्वामी जी के बारे में अक्सर ये बात कही जाती रही है कि उनकी पेड़ पहाड़ चिड़िया सीरीज कुछ ज़्यादा ही समय तक खुद को रिपीट करवाती रही है। कलालोचकों को ये लगता रहा कि स्वामी अब शायद नए प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं या स्वामी चुक गए हैं, जबकि स्वामी जी पेड़ पहाड़ चिड़िया सीरीज के समय में भी अनुपातिक विभिन्नता, रंग संयोजन और आकार को लेकर लगातार नए चित्र बना रहे थे। एक ही सीरीज में हमें चिड़िया और पहाड़ के आदि के नए रूपाकारों की झलक दिखती है। उस सीरीज के कई चित्रों को याद करते हुए ऐसा लगता है कि स्वामी मानो किसी एक दृश्य को देखते हुए ठहर गए हैं, अथवा वे उस दृश्य में कोई ऐसी चीज़ ढूंढ रहे हैं जिसे वे अच्छी तरह से जानते हैं या जानना चाहते हैं। कला के भीतर एक रूपता और ठहराव कोई नई बात नहीं है, और लगभग हर रचनाकार के जीवन में ऐसा दौर कभी न कभी आता है जब वह अपनी गति में रुका हुआ लगने लगता है। स्वामी जी पेड़ पहाड़ और चिड़िया सीरीज के द्वारा संभवतः अपनी स्मृति में छुप गए इन प्रतीकों के किसी नवीन उद्घाटन की खोज में थे, और शायद इसीलिए वह इन्हीं प्रतीकों के आसपास रुक से गए थे। इस रुकावट से किसी को भी ऐसा लग सकता है कि स्वामी खुद के भीतर किसी नए बदलाव को नहीं जाने देना चाहते, पर ऐसा मान लेने का एक अर्थ स्वामी को कम जानना भी है। प्रयाग शुक्ल द्वारा लिखित जीवनी के पृष्ठ संख्या 39 पर कोटखाई नामक स्थान का जिक्र आया है, जो शिमला से थोड़ा आगे है। स्वामी ने वहाँ कुछ वक्त बिताया है। कोटखाई में रहने के दौरान वह आसपास के लोगों और प्रकृति से घुल मिल गए थे, और उस काल में उनकी बनाई हुई रचनाओं को, कलाकृतियों में, कविताओं में उस इलाके के आसपास की चीज़ों का उल्लेख स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यानी इससे यह होता है कि स्वामी अपने आसपास घट रहे संसार से अनभिज्ञ नहीं थे, ना ही रह सकते थे, और बड़ी संवेदनशीलता के साथ खुद को उस परिवेश से जोड़ लेते थे, जिसका प्रभाव उनके रचनाक्रम पर आता था। जैसा कि हम जानते हैं, और अशोक जी ने भी एक जगह पर कहा है
कि धरती के समस्त जीवधारियों को प्राकृतिक समय प्राप्त है। मनुष्यों ने अपने समय में ऐतिहासिक और सामाजिक समय का भी आविष्कार कर लिया है। आज मनुष्य अपने समय को जिस तरह से जानता है उस तरह से पशु पेड़ पक्षी उस तरह से नहीं जानते हैं। हमारे पास तिथियां हैं, घंटे, वर्ष, महीने आदि हैं, इतिहास है और स्मृति है। और एक चीज़ है जो हमें इस समूचे ब्रह्मांड में शायद सबसे अलग और विशिष्ट बनाती है। वह चीज़ है किसी दूसरे के समय की आहट ले लेना या किसी दूसरे के समय को कुछ हद तक समझना अथवा उसमें रम जाना। कला एक ऐसी ही चीज़ है। संगीत में हम यही करते हैं। नाटक में एक किरदार रोता है और हम उसके समय के टच में आ जाते हैं और भावुक उठते हैं। कलाएं शायद इसीलिए श्रेष्ठ हो जाती हैं क्योंकि वे हमें हमसे बाहर की चीज़ों का परिचय कराते हुए हमें उससे जोड़ देती हैं। चित्र भी यही करते हैं। जब हम भीमबेटका के हजारों वर्ष पूर्व बने चित्र देखते हैं तो शायद हम उनके समय का भी अनुमान लगाने लगते हैं। उनका और हमारा समय ठीक उसी जगह पर एक दूसरे के सामने आ खड़ा होता है। स्वामीनाथन द्वारा रचित चिड़िया पेड़ पहाड़ सीरीज को देखते हुए भी कुछ ऐसा ही लगता है। वहाँ एक हमारा समय है जिसके भीतर से हम वह चित्र देख रहे हैं और एक समय उस चिड़िया का है जो कैनवास के भीतर किसी और समय को देख रही है अथवा उसकी सुध या आहट या बोध में मग्न है। हम दोनों का समय अलग अलग है पर हम उस चिड़िया के बोध या मौन पर मोहित हैं। शायद यहीं कहीं एक तीसरा समय भी है जो शायद कलाकार ने जिया है जब वह इन चित्रों को बना रहा था। स्वामीनाथन के चित्रों को देखते हुए ऐसा लगता है मानो वह अपने ही प्रकाश से आलोकित हैं। यहाँ किसी बाहरी प्रकाश स्रोत की बात नहीं हो रही है। यह कोई एक रेखीय अथवा अनुदैर्ध्य के सिद्धांत पर अनुशासित प्रकाश तरंग की भी बात नहीं है। ऐसा लगता है कि यहाँ प्रकाश की अनुपस्थिति की कल्पना नहीं है। जो कुछ भी है वह देखे जाने के लिए उपलब्ध है। शायद इसी कारण से जो कुछ भी अमूर्त है उसे मूर्त रूप में भी देखने की सुविधा स्वामीनाथन के चित्रों में हासिल है। मंजीत बावा और स्वामीनाथन के चित्रों में प्रकाश रंगों का अधिक इस्तेमाल देखा गया है। ध्वनि विहीन चित्र, स्वामी जी के कुछ चित्र, विशेषकर पेड़ पहाड़ और चिड़िया सीरीज में एक अपूर्व और आध्यात्मिक शांति से भरी चुप सुनाई पड़ती है। यह चुप उन चित्रों में आए प्रतीकों की अपनी एक निजी चुप्पी में बदल जाती है और जो अपनी चित्रमय उपस्थिति के भीतर एक सामूहिक बोध को निर्मित करती चुप्पी में बदल जाती है। कहना ठीक होगा कि वहाँ आकार है, रंग है और उनके संयोजन हैं। इन सब का सघन रूप किसी भाषा के माध्यम से व्यक्त करना एक कठिन काम है। इन्हें सिर्फ देखा जा सकता है और इनकी चुप्पी के भीतर जाकर अपनी चुप का भी साक्षात्कार लिया जा सकता है। हमें ऐसा लगता है कि चित्रों की आवश्यकता या उद्दीपन मनुष्य ने अपनी सभ्यता के आरंभिक क्षणों में उस समय महसूस किया होगा जब वह अपने आदिम अकेलेपन को जी रहा था। संभवतः उस समय मनुष्य के पास कोई भाषा नहीं रही होगी। वह जो देखता था उसकी भाषिक अभिव्यक्ति न कर पाने के कारण उसने उनकी चित्रलिपि विकसित की। हमारे यहाँ चेतना एक बहुअर्थी और एक खास तरह की विशिष्टता से भरा हुआ शब्द है। जब हम इस शब्द का प्रयोग आदिवासी कला के साथ करते हैं तो इसके अर्थ कुछ और हो जाते हैं। और जब हम यह कहने या पूछने की चेष्टा करते हैं कि आदिवासी कला चेतना में आधुनिकता के कुछ मायने हैं, क्या मायने हैं, अथवा स्वामीनाथन के समय का आदिवासी कला चेतना के समय से क्या ताल्लुक है, तो इस खोजबीन में जितनी तरह के उत्तर प्राप्त होते हैं वह इस कला संसार की प्राप्तियों और शाश्वतता को और भी सुंदर बना देते हैं। आधुनिकता को हम भारतीय अक्सर एक ऐसी चीज के रूप में पहचानते रहे हैं जो बाहर से आई हुई लगती है और बहुत दुखद बात है कि हम इसी मानसिकता के साथ कलाओं में भी जाते हैं। हम आसानी से ये बात भुला देते हैं कि अगर कहीं किसी जगह कलाओं का अस्तित्व है तो उसका अपना भी एक समय होगा और अगर कहीं कोई समय है तो वहाँ सृजन की अपनी ही एक लय का अस्तित्व भी होगा, भले ही वह अपनी कला गति में कितनी ही मंथर या लगभग रुकी हुई क्यों न हो। आदिवासी कला समय भी एक ऐसी ही जगह है जिसे हम अपने समय के साथ देखने की कोशिश करते हैं और अपने समय अथवा कला गति से उसकी तुलना करते हुए
खुद को या शहराती कला को बड़ी आसानी से आधुनिक मान लेते हैं। यह सब करना हमें बहुत आसान और सुविधाजनक लगता है क्योंकि हम दुनिया भर की साहित्यिक धाराओं, कला आंदोलनों से भली भांति परिचित हैं और हमने उनके लिए अपने ही मानदंड विकसित कर रखे हैं। हम दीवारों पर चूना मिट्टी से हर त्यौहार या शुभ अवसर पर चित्र बनाने वालों को भला कैसे आधुनिक होने का प्रमाण दे दें। हम तो बहुत आसानी से आदिवासी कलाओं को विमर्श मुक्त कह देते हैं। और सिर्फ आदिवासी कला ही क्यों, हमने तो समूचे भारतीय कला परिदृश्य को ही बहुत कम विमर्शों के लायक माना है। और आज भी हम हिचक रहे हैं शब्द विहीन संसार में विमर्श अथवा प्रतिरोध कहाँ से ढूंढें। हम स्वीकार नहीं करना चाहते कि कई बार सिर्फ अपने बारे में बता देना या अपनी पारंपरिक चीज़ों को मजबूती से पकड़े रहना, अपनी लोक भाषा को बचाते हुए चलना भी एक किस्म का प्रतिरोध है। बाहर से आ रही चीज़ों के सामने अपनी चीज़ों की श्रेष्ठता बताना कहाँ से आधुनिकता विरोधी बात हो जाती है। हमारे लिए कला का जो महत्व है, क्या ठीक वही महत्व आदिवासियों या सुदूर बसे समुदायों के लिए भी है? हम कला को अभिव्यक्ति या सौंदर्य की चीज़ मानते हैं, पर क्या इस बात की तुलना हम उन समुदायों के साथ कर सकते हैं जिन्होंने कला और जीवन में कोई भेद नहीं किया? क्या इससे उनकी आधुनिकता घट जाती है? वे अपने समय के भीतर रहते हैं और उनका अपना समय हमारे समय से बहुत धीमी गति से चलता है। यह उनका अपने अस्तित्व को बचा लेने का एक सतर्क और सधा हुआ तरीका है। वे जिन प्रतीकों का प्रयोग कर रहे हैं उनके चित्रों में जो त्यौहार या अन्न या देवता आते हैं, शायद वे पिछली कई पीढ़ियों से बहुत कम बदलाव के साथ उसी तरह से चले आ रहे हैं, पर फिर भी हमें याद रखना होगा कि वे सबसे पहले हैं जिन्होंने कला को पहचाना। वे वही हैं जो चटक रंगों को देखकर उनके प्रेम में खो गए। उनके प्रयोगों को देखिए, वे गाय को हरे रंग से भी बना सकते हैं। श्याम सिंह जंगल जंगल सिंह श्याम, एक जगह उन्होंने गाय को हरा रंग दिया और पेड़ या आदमी को लाल रंग से बना सकते हैं। बेशक उनके अमूर्तन हमारे अमूर्तन से एकदम अलग हैं। कई बार वे हमें अतिरिक्त दोहराव से भरे हुए लगते हैं। बेशक कई बार हम उनके प्रयोग समझ नहीं पाते और खारिज कर देते हैं। यह भूलना नहीं चाहिए कि वे कुछ भी खारिज नहीं करते और दिखने वाली हर नई चीज़ को कैच कर लेते हैं। यहाँ मिट्टी बाई का उल्लेख करना चाहूँगा कि जब उन्हें भारत भवन लाया गया तो कुछ दिन बाद उनकी इच्छा हवाई जहाज़ देखने की हुई और उन्हें हवाई जहाज़ दिखाया गया। ठीक 2 दिन बाद सब ने देखा जो चित्र बना रही हैं उसमें उन्होंने पेड़, जानवर आदि के साथ एक हवाई जहाज़ भी बना दिया था। मेरी भाषा में यही उनकी आधुनिकता है। संकेतों को पकड़ने की उनकी क्षमता हमसे बेहतर है। वे हमसे ज़्यादा संवेदनशील हैं। प्रयोग करने को लेकर वे हमसे अधिक साहसी हैं क्योंकि वे खारिज नहीं होते। वे अपने प्रयोगों को जीवन में अपनाते हैं, न कि कला दीर्घाओं में। स्वामीनाथन का काम इसलिए बहुत बड़ा हो जाता है कि उन्होंने कलाओं पर पूरी दुनिया के साथ संवाद स्थापित करते हुए और कलालोचना पर एक समृद्ध विमर्श करते हुए भी एकदम जमीनी कलाकारों की खोज की। मिट्टी बाई, जंगल सिंह श्याम, भूरी बाई के बिना शायद हमारा भारतीय कला संसार आधुनिकता के उसी पैमाने पर टिका रहता जिसे हम पश्चिम से आयातित मान लेते हैं।